हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। दोस्तों, आज अपन करेंगे सीजीएल 2023 टायर 1 का 20 जुलाई 2023 शिफ्ट 3 का पेपर। इससे पहले के सारे पेपर मैं डाल चुका हूं। आई होप कि वो आपने देखे होंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जिस वीडियो के जिस क्वेश्चन में डाउट है उसी वीडियो में कमेंट करें ताकि पता चल पाएगा आसानी से। चलिए आज का अपन ये सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो एक सर्किल बना लेते हैं और अपन को बोला गया है कि लेंथ ऑफ ए टेंजेंट जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है और इसका नाम दिया है पॉइंट क्यू। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 25 सेंटीमीटर। तो ये जो है डिस्टेंस क्यू की सेंटर से वो कितनी है, वो है 25। और ये चीज आपको दे दी 20। आपसे पूछा है द रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस अपन को फाइंड आउट करना है। अपन सब जानते हैं रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। मतलब इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री बना रहा है। अगर इस पॉइंट पे 90 डिग्री बना रहा है तो ट्राइंगल अपन कह सकते हैं कि राइट एंगल हाइपोटेनियस है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 20 होता है इसको मैं 5 से काटू एक बार के लिए तो ये 4 होता है, ये 5 होता है। तो अब जो अपन को ट्रिपलेट ध्यान आती है 4 और 5 से, वो आती है 3 4 5। इसका मतलब यहाँ पे 3 4 5 वाली ट्रिपलेट फॉलो हो रही है। लेकिन 3 अपन डायरेक्ट नहीं लेंगे क्योंकि अपन ने इसको 5 से डिवाइड किया था। तो अब उस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 5। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि रेडियस कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। देखिए ये एक नॉर्मल तरीका होता है। अपन सब जानते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो रेशियो में भी सेम तरीके से काम करती है। मतलब अगर कोई पाइथागोरस थ्योरम है आप उसको रेशियो में कन्वर्ट करिए और उसका जो मिनिमल रेशियो आएगा वो भी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इन नंबर्स को थोड़ा छोटा कर लिया ताकि जो थ्योरम है ट्रिपलेट है वो याद आ सके। 20 25 के साथ याद करना मुश्किल होता है लेकिन 3 4 5 सबको याद होता है। तो 3 4 5 वाली ट्रिपलेट में वापस से 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 15 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 3 दे रखा होता तो काफी चांस थे कि काफी लोग गलती से 3 लगा जाते हैं। तो उस चीज से बचना। 3 नहीं है आंसर, आंसर है 3 इंटू 5 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक काफी आसान सा क्वेश्चन है, बचपन से करते आ रहे हैं, कोई बोर्ड मास वगैरह की सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन अपन ने पहले कर रखे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है, 9 और 3 12 हो जाएगा माइनस में। ये सेम तरीके से 12 और 5 17 हो जाएगा माइनस में। अब अपन जानते हैं कि भैया बाहर माइनस साइन है तो वो मल्टीप्लाई होएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस माइनस ही रहता है। तो ये जो आगे वाला प्लस और माइनस है ये तो माइनस ही रहेगा, 8 माइनस 12। और बाद वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 17। तो ये यहाँ पे कितना आ गया अपने पास, 17 में से 12 गए तो 5 और 8 और 5 13। तो इसका आंसर आ गया 13। तो बस यही अपना आंसर है। अब यहाँ पे कोई ऐसा बोर्ड मास वगैरह का सोचने की जरूरत ही नहीं है। उतना सब सोचेंगे फालतू टाइम वेस्ट करेंगे अपना। काफी आसान से बचपन से करते आ रहे हैं ये सब चीज तो अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला आप क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुप्रजा एंड कौशल्या कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days and 20 days respectively. If Supraja starts the work and they work on alternate days, in how many days will 75% of the work be completed? देखिए सुप्रजा किसी काम को करने में 30 दिन लगती है, कौशल्या को वो काम करने में 20 दिन लगाते हैं। अब जब यहाँ पे वर्क कितने दिन में पूरा होगा इसकी बात की जा रही है तो ऑब्वियसली सबसे पहले अपन को कितना वर्क है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है। अब आप इस 30 को 60 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, मतलब सॉरी 60 को 30 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब सुप्रजा की एफिशिएंसी हो गई 2 की। इसी तरीके से 60 को 20 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 3 आएगा। तो कौशल्य की एफिशिएंसी हो गई 3 की। ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, स्टार्टिंग सुप्रजा करती है उसके बाद कौशल्य फिर वापस सुप्रजा फिर कौशल्य, इस तरीके से अगर काम किया जाता है तो 75% काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल वर्क है 60। 75% कितना होएगा 60 का, तो 75% मतलब 3/4। 60 का 3/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। इसका मतलब पूछा जा रहा है कि अल्टरनेट डेज पे काम करने पे 45 वर्क कितने दिन में पूरा हो जाता है। देखिए पहले दिन सुप्रजा आई,
उसने 2 यूनिट काम किया, फिर अगले दिन कौशल्य आई, उसने 3 यूनिट काम किया। 2 दिन में मिला के कितना यूनिट काम हुआ? 2 दिन में मिला के 5 यूनिट काम हुआ। तो इसका मतलब 45 यूनिट काम करने के लिए इसको अपन क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। कितना आ जाएगा? पूरा पूरा ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 9 पेयर, यहाँ पे 9 दिन नहीं। एक चीज समझिएगा, ये जो 5 था, 5 यूनिट वर्क 2 दिन में मिला के हुआ। तो ये जो 9 दिन आए, इसको आप दिन मत समझिए, इसको आप पेयर समझिए। तो दिन कितने होंगे? 9 इंटू 2 दैट इज 18 डेज। तो 18 दिनों में 75% काम हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं अपन, 5 से डिवाइड करते हैं, 9 लगा के आ जाते हैं। तो 5 से डिवाइड करने पे ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए, ये जो 5 यूनिट काम था ये 2 दिन का था। तो जो भी अपना आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना, जरूर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इन ए सर्किल विद सेंटर हो, चलिए एक सर्किल बना लेते हैं जिसका सेंटर है O। ये हो गया कुछ इस तरीके से। P एंड PB आर दी टेंजेंट्स एट A एंड B रेस्पेक्टिवली। तो PA और PB टेंजेंट्स है कुछ इस तरीके के। ये पॉइंट P हो जाएगा, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है। इफ एंगल APB 24 डिग्री, एंगल APB 24 डिग्री है, देन फाइंड एंगल AOB। AOB मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल, किसी भी सर्किल में अगर इस तरीके का फिगर बन रहा है तो उसमें ये जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं ये मिला के 180 डिग्री होते हैं। होता क्यों है? क्योंकि अपन जानते हैं कि जो टेंजेंट होती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होएगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होएगा, ये फिक्स है। अब ये देखिए ये बन क्या रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल होते हैं वो मिला के 360 डिग्री के होते हैं। अब जब वो मिला के 360 डिग्री के होते हैं, उनमें से 2 90 प्लस 90 180 के हो गए, तो बाकी 2 बचे जो कितने के होंगे? बाकी 2 180 के होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि ये आमने सामने वाले जो एंगल है ये मिला के 180 के होंगे, और अगर ये मिला के 180 के होंगे तो मैं बोल सकता हूं ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 24 दैट इज 156 डिग्री। तो ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। P gives Q a head start of 2 seconds in a 400 मीटर रेस। तो देखिए हो क्या रहा है, एक 400 मीटर की रेस है, उसमें P ने Q को 2 सेकंड पहले ही रवाना कर दिया। मतलब P 2 सेकंड के लिए रुक गया, Q से बोला कि तुम भागो, मैं 2 सेकंड बाद भागूंगा। ठीक, चलिए उसकी मर्जी। बट बोथ फिनिशेज द रेस एट द सेम टाइम। लेकिन फिर भी सेम टाइम पे, सेम टाइम का मतलब है घड़ी में जितने बज रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये रेस स्टार्ट हुई होगी 2 बजे, मतलब P ने 2 बजे भागना स्टार्ट किया होगा, तो Q ने कितनी बजे भागना स्टार्ट किया होगा? Q ने 158 पे भागना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि Q जो है 2 मिनट पहले भागना, 2 सेकंड पहले, सेकंड की बात है तो 159 58 सेकंड, सेकंड की बात की जा रही है, मिनट की बात नहीं की जा रही, सॉरी। 159 58 सेकंड पे Q ने भागना स्टार्ट कर दिया होगा, P ने 2 बजे भागना स्टार्ट किया होगा। मान लेते हैं ये रेस खत्म होती है 2:30 बजे, तो ये बोला जा रहा है कि दोनों ने रेस 2:30 बजे, फिक्स 2:30 बजे खत्म करी। तो अब सेम टाइम बोलने का मतलब ये नहीं होता कि जितनी देर P ने ली उतनी देर Q ने ली। सेम टाइम बोलने का मतलब है कि घड़ी में सेम समय पे दोनों पहुंच गए थे फिनिशिंग पॉइंट पे। फाइंड द टाइम टेकन बाय P टू फिनिश द रेस इफ द स्पीड ऑफ Q इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए ठीक है, अब अपन यहां पे देखते हैं, जो Q है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागता है। 400 मीटर की रेस है, तो Q ने कितना टाइम लिया होगा? मैं बोल सकता हूं कि भैया 400 मीटर की रेस, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड है उसकी 2 मीटर की, तो इसका मतलब हो गया 200 सेकेंड। तो Q ने उस रेस को खत्म करने के लिए 200 सेकेंड लिए। अब अपन जानते हैं कि जो Q था वो P से 2 सेकेंड पहले ही भाग चुका था और सेम टाइम पे रेस खत्म हुई। इसका मतलब जो P है उसने Q ने जितना टाइम लिया उससे 2 सेकेंड कम लिया। तो Q ने 200 सेकेंड लिए, तो मैं बोल सकता हूं कि P ने कितना टाइम लिया? 2 सेकेंड कम, मतलब 198 सेकेंड। तो यही आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय P टू फिनिश द रेस। तो P ने कितना टाइम लिया? 198 सेकेंड। A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए और बी मिलके जो है किसी काम को 8 दिन में करते हैं। मिलके जब भी बोला जाए तो उसमें हमेशा प्लस का साइन आता है। वाइल बी अलोन, बी अकेला किसी काम को 24 दिन में करता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ए अकेला काम करता तो कितने दिन में करता? तो आप यहां पे आसानी से कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। 24 एलसीएम आएगा, 8 से 3 बार में, 24 से 1 बार में। बी की एफिशिएंसी हो गई 1 की,
और ए और बी की मिला के 3 की हो गई। अब आप देखिए बी की अकेले की कितने की थी, 1 की थी, तो ये जो ए और बी की मिला के 3 आई, इसमें बी की 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 1 दैट इज 2। मतलब ए की एफिशिएंसी है 2 और 24 यूनिट का काम है, हर दिन वो 2 यूनिट काम करता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, हर दिन वो कितना काम करता है, तो वो 2 यूनिट काम करता है। 24 यूनिट हर दिन 2 यूनिट से के साथ कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में। तो बस यही अपना आंसर है, 12 डेज। The price of an article is increased by R%. The new price was decreased by R% later. Now the latest price is ₹1. What was the original price of the article? देखिए हो क्या रहा है, कोई आर्टिकल की प्राइस पहले R% बढ़ जाती है, फिर जो प्राइस बढ़ गई, जो फाइनल वैल्यू आ गई, उसके ऊपर R% घट जाती है। अब फाइनल प्राइस जो आई वो ₹1 आई, तो अपन को ओरिजिनल प्राइस पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी भी जब प्राइस इंक्रीज होती है तो उसको अपन प्लस साइन के साथ डेनोट करते हैं, इसका मतलब प्लस आर बढ़ी, फिर डिक्रीज हुई तो माइनस आर हुई। ये सक्सेसिव काम चल रहा है। जब सक्सेसिव में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात की जाती है तो उसमें अपन नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटा 100। यहाँ पे जो x1 और x2 है वो आपको उनके साइन के साथ लेने हैं। मतलब अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस साइन आएगा और डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले इंक्रीज हुई थी R%, इसलिए प्लस आर, फिर बाद में डिक्रीज हुई R% तो माइनस आर। अब आप यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस आर इंटू माइनस आर बटा 100। तो ये कितना हो गया, ये आर से तो आर कट गया आपका, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर बटा 100%। ये जितनी भी वैल्यू आती है फाइनल परसेंटेज में आती है। इसका मतलब जो ओवरऑल डिक्रीमेंट हुआ वो कितने का हुआ, R² बटा 100% का, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ आया। अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आता तो मैं बोल सकता हूँ कि ओवरऑल इंक्रीमेंट होता विथ जितना भी होता, यहाँ पे लेकिन माइनस साइन के साथ है, इसका मतलब ओवरऑल डिक्रीमेंट हुआ है। कितने का हुआ है, R² बटा 100% का। अब अपन जानते हैं कोई भी सामान की वैल्यू अपन क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं। 100 यहाँ पे मैंने मान ली। अब 100 रुपीज सामान की वैल्यू थी, उसमें डिक्रीमेंट हो गया उसका R² बटा 100% का। तो आप बोल सकते हैं कि भैया 100 मतलब कितना परसेंट हुआ, 100 का ये कितना परसेंट हुआ, तो आप सीधी सी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज R² बटा 100, परसेंटेज के लिए बटा 100 इंटू 100। 100 का R² बटा 100% निकाल रहे हैं, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज R² बटा 100। तो मैं बोल सकता हूं कि जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 100 माइनस R² बटा 100। और इसी चीज की वैल्यू अपन को दे रखी है 1 रुपीज के बराबर। ये पूरी वैल्यू आ गई 1 रुपीज के बराबर। ओरिजिनल प्राइस अपन ने मानी थी 100, तो इसका मतलब अपन को 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप यहाँ पे एक गलती क्या कर सकते हैं, आप इस 100 को ऐसे की ऐसे रहने देके ये माइनस R² बटा 100 को उधर की साइड प्लस में ले जा सकते हैं। दैट इज द वेरी कॉमन मिस्टेक, और सबसे गलत जो काम है वो यही है, ऐसा कभी भी ना करें। ये 100 माइनस R² बटा 100 ये पूरी एक क्वांटिटी है, ये अलग अलग नहीं है। ये माइनस साइन के साथ यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं बन रही। इक्वेशन समझने की गलती ना करें। मैं कभी भी यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाता। इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाता, क्योंकि उससे अपन इक्वेशन मान लेते हैं उसको और फिर काम खराब कर देते हैं। तो इसको इक्वेशन ना माने, ये पूरी एक क्वांटिटी है। तो आपको करना क्या होगा, इस पूरे को मैं 1 के नीचे ले जा सकता हूं। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 1 बटा 100 माइनस R² बटा 100। और अपन से पूछ रहा है 100 की वैल्यू, क्योंकि अपन ने जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 100 मानी थी। तो करना क्या है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बटा 100 माइनस R² बटा 100 इंटू 100। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे 100 का, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 बटा 10,000 माइनस R²। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। A person invest 9840 at 5% per annum simple interest to obtain a total amount of 12,300. For how many years did he invest this sum? सिंपल इंटरेस्ट की बात की जा रही है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं अपन, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। अपन से बोला जा रहा है कि 9,840 रुपए इन्वेस्ट करे 5% पर एनम की रेट पे, और फाइनल अमाउंट जो मिला वो 12,300 रुपए का मिला। तो कितने साल के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की होगी। तो अपन जानते हैं कि भैया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100 ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे अपन को दे रखा है अमाउंट,
तो सबसे पहले तो अमाउंट से प्रिंसिपल घटाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि प्रिंसिपल हो गया 9,840 इंटू 5% की रेट, टाइम को टी मान लेते हैं, बटा 100 इक्वल टू, अब यहाँ पे अपन को ये दे रखा है अमाउंट, लेकिन अपन को चाहिए सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। तो 12,300 में से 9,840 को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 में से 0 गया, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 8 गया 4, और फिर 11 में से 9 गया 2, तो 2,460। अब जो भी कटे काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो 0 से 0 ही काट देते हैं, 5 से 2 बार में काट देते हैं, फिर 2 से इसको भी काट देते हैं। कितनी बार में कटेगा? 2 से 4 बार में, 9 बार में, 2 बार में, 492। मेरे हिसाब से तो ये 246 का डबल होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 492 का कितनी बार में हो जाएगा? 5 बार में। तो इसका मतलब टाइम कितना आ गया? 5 ईयर्स, 5 साल। तो 5 साल के लिए उसने लिया था, 9,840 को इन्वेस्ट किया था 5 साल के लिए। ए एंड बी कैन डू ए प्रोजेक्ट इन 9 डेज। ए और बी मिलके किसी काम को 9 दिन में करते हैं। जब भी मिलके काम करते हैं तो प्लस का साइन आता है। बी और सी, बी एंड सी मिलके काम को 12 दिन में करते हैं। इसी तरीके से सी एंड ए 18 दिन में करते हैं, मतलब सी प्लस ए 18। तो अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ए बी सी तीनों मिलके काम करेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट कितने टाइम में खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पे फिर से इनका एलसीएम निकालना है ताकि अपन एक टोटल वर्क मान सके। ये एलसीएम जो अपन निकालते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकालते हैं ताकि अपन को टोटल वर्क का एक आइडिया लग सके। चलिए 9, 12 और 18 का अगर एलसीएम लेंगे तो 9 का 2 बार में होता है 18, इसका मतलब 9 और 18 का एलसीएम तो 18 आ गया। 12 और 18 का एलसीएम क्या जाता है? 36 आ जाता है। 9 से 4 बार में, 12 से 3 बार में, 18 से 2 बार में। तो अब आप देखिए यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी हो गई, ए और बी की मिला के 4, बी और सी की मिला के 3, सी और ए की मिला के 2। आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों अगर साथ में काम करते तो पूरा प्रोजेक्ट कितने टाइम में खत्म हो जाता या कितने दिन में खत्म हो जाता। तो जब तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी भी टोटल हो जाएगी। देखिए ए प्लस बी मिलके 4, बी प्लस सी मिलके 3, सी प्लस ए मिलके 2। अगर इन सबको मैं ऐड करूं तो इधर की साइड क्या आएगा? इधर की साइड 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और इधर की साइड क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 4 3 7 और 2 9। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? तो a प्लस बी प्लस सी आपके पास आ गया 9/2। ये 2 से आप डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों की मिला के एफिशिएंसी आ गई 9/2 के बराबर। अब 36 यूनिट का काम है, 9/2 की यूनिट, 9/2 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है? 9 से 4 बार में, और 4 दूनी 8, मतलब 8 दिन टोटल लगेंगे। बस यही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। आगे चलते हैं, एक बार ग्राफ आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए टू प्रोडक्ट टी इन 2019। चलिए ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट ए से लेके ई तक प्रोडक्ट दे रखे हैं, उनकी सेल्स दे रखी है, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। बड़ा ही आसान काम है, कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट ए की सेल कितनी है? 20 के बराबर। ये जो डेटा है ये है आपके इन 1000 नंबर्स, मतलब 20 into 1000 दैट इज 20,000। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये पूरा डेटा ही 1000 के उसमें, तो अपन जब रेशियो निकालते हैं तो रेशियो के केस में जो सेम क्वांटिटी होती है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं होती। तो मैं बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट ए की सेल कितनी हुई 2019 में? 20 के बराबर। और प्रोडक्ट ई की कितनी हुई? 40 के बराबर। तो 20:40 का रेशियो आप लेंगे तो 20 से 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। इसका मतलब क्या आ गया? 1:2 का रेशियो। बस बड़ा आसान सा सवाल है, आप चलते फिरते भी इसको कर सकते हैं, पेन उठाने की भी इसमें जरूरत नहीं और ना ही इतना कुछ पढ़ने की जरूरत है। आप डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा कि वो पूछ क्या रहा है। आधे से ज्यादा चीजें जो है वो फालतू दे रखी होती है, उनका कोई यूज नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए होती है ताकि क्वेश्चन बड़ा दिखेगा तो आपको डर लगेगा, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ने लगेंगे, टाइम खराब होएगा। द कॉस्ट ऑफ 50 डजन्स ऑफ बनाना इज 2400 एंड द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर बनाना इज 0.25। देखिए 50 डजन की कॉस्ट है 2400, अगर 50 डजन की कॉस्ट है 2400 तो 1 डजन की कितनी हो जाएगी? तो 1 डजन की कॉस्ट में कह सकता हूं 50 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितनी बार में हो जाएगा? लगभग 48 बार में, है ना। 50 का 4 बार में 20, 8 बार में 40। तो ये हो जाएगा 1 डजन बनाना की कॉस्ट आ गई 48 रुपए, और ट्रांसपोर्ट जो लग रहा है पर बनाना के ऊपर वो 0.25 लग रहा है। तो अब आप जब भी देखिए कॉस्ट प्राइस जब आप बात करते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट में जितना खर्चा लगा वो भी दुकानदार को ही वहन करना होता है, मतलब दुकानदार के माथे ही चढ़ता है वो। उसने जहां से भी जितना भी सामान मंगाया उसमें जो भी उसको बिल पड़ा, जितना भी उसने पैसा दिया, तो वो एक तरीके से
उस सामान के लिए उसकी कॉस्ट प्राइस बन गई, क्योंकि वो भी उस सामान को मंगवाने में उसको खर्चा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी। एक बनाना के लिए 0.25 है, 1 डजन में कितने बनाना होते हैं, 12 बनाना होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 डजन के लिए कितनी कॉस्ट प्राइस हो गई, 12 इंटू 0.25, दैट इज कितनी, 3। इसका मतलब 1 डजन के लिए 3 रुपए की कॉस्ट प्राइस और हुई, तो 1 डजन बनाना की कॉस्ट प्राइस पड़ गई 51 रुपए। अब आपसे बोल रहा है कि भैया सेलिंग प्राइस जो है वो 10 रुपए पेयर ऑफ बनाना, पेयर मतलब दो, मतलब दो बनाना की कॉस्ट 10 रुपए। अगर दो बनाना की कॉस्ट 10 रुपए, तो 1 डजन की कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 6, दैट इज 60। या आप यूं भी बोल सकते हैं कि भैया दो की अगर 10 है तो एक की 5 है, और 1 डजन में 12 होते हैं, तो 12 इंटू 5 60। तो मैं बोल सकता हूं कि सेलिंग प्राइस जो है 1 डजन की वो आ गई 60 रुपए। तो अब आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो आप केवल बस 1 डजन से निकाल सकते हैं, पूरे 50 डजन निकालने की कोई जरूरत नहीं। केवल 1 डजन से जो आप निकालेंगे सेम आएगा, परसेंटेज में कभी भी कोई चेंज नहीं होता, चाहे वो 1 डजन के लिए निकालिए, 50 डजन के लिए निकालिए, 100 डजन के लिए निकालिए, परसेंटेज सेम रहती है। तो मैं बोल सकता हूं कि भैया 51 रुपए की चीज 60 रुपए में बेची है, कितने रुपए का फायदा है, 9 रुपए का फायदा है, कितने पे, 51 रुपए पे, बटा सॉरी 9/51 मल्टीप्लाई 100%। अब आप देखिए 51 का 100 जो है वो लगभग लगभग आप 2 मान सकते हैं, 2 से छोटा ही होगा, लेकिन आप मान लीजिए 2। तो अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो 9 दूनी 18 होता है, लेकिन 18 से थोड़ा छोटा ही होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि जो क्लोज में ऑप्शन है 18 के वो है 17.6। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17.6%। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं होती। आपसे बोला ही गया है क्वेश्चन में राउंडेड ऑफ करना है आपको, तो थोड़ा बहुत आप एजम्पशंस वगैरह लेके चल सकते हैं। चलिए आगे फिर ये कुछ आपको दे रखा है, फिर से मैं कह रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो ऊपर पढ़ लेंगे, वरना क्वेश्चन से पता चल जाता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ k% ऑफ द प्रोडक्शन फॉर कंपनी एक्स इक्वल्स द डिमांड फॉर कंपनी डब्ल्यू। तो k परसेंट जो है प्रोडक्शन ऑफ फॉर कंपनी एक्स, सबसे पहले तो कंपनी एक्स ये वाली है। अब इसमें हर कंपनी के लिए प्रोडक्शन और डिमांड आपके को दे रखी है। यहां पे आपको केवल प्रोडक्शन से काम है, बोला जा रहा है प्रोडक्शन फॉर कंपनी एक्स। तो प्रोडक्शन का मतलब है ये वाला कलर, इसको आप बोल सकते हैं रेड, डार्क रेड, कुछ भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 800। इसका मतलब प्रोडक्शन फॉर कंपनी एक्स कितनी होगी, 800। तो के परसेंट ऑफ, तो के परसेंट ऑफ 800 इक्वल्स दी, इक्वल्स है, इक्वल्स का मतलब इक्वल टू का साइन, दी डिमांड फॉर कंपनी डब्ल्यू। डब्ल्यू कहा है, ये है डब्ल्यू। और अब यहां पे क्या बोल रहा है, डिमांड, डिमांड कौन से कलर में, डिमांड है ब्लू कलर में, तो इसका मतलब ब्लू कलर में कौन है, 400। तो वो इक्वल है 400 के बराबर। तो आप यहां पे देखिए आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बोल सकता हूं कि 50% हो जाएगा एक तरीके से, 800 का 50% 400 होता है। तो मैं बोल सकता हूं के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो ऑप्शन नंबर डी, यही के की वैल्यू आपसे पूछ रहा था। एक पुलिसकर्मी एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे पुलिसकर्मी है और यहाँ पे चोर है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो 200 मीटर के बराबर है। पुलिसकर्मी की नजर पड़ते ही चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर पे नजर पड़ी पुलिस की और वो भागा, वो तो है ही ऑब्वियस है यार, खड़ा थोड़ी रहेगा क्या वो मेरे को पकड़ लो, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, वो अपनी जान बचाएगा, वो भागेगा। तो अब जब वो भागेगा तो पुलिस का काम है उसको पकड़ने का, तो पुलिस भी उसके पीछे पीछे भागेगी। तो होगा क्या, चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 और 11 की स्पीड से भाग रहे हैं। पुलिसकर्मी कितने की से भाग रहा है, 11 की से, और चोर कितने से भाग रहा है, 10 से, ठीक है। पुलिसकर्मी द्वारा पीछा करना शुरू करने के 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, 6 मिनट बाद। तो सिंपल क्वेश्चन है यार, 6 मिनट में दोनों कितना भागे वो निकाल लो और उसको माइनस कर दो बस। तो यहां पे देखो 11 की स्पीड से भाग रहा है, 6 मिनट में कितना भागेगा, 11 इंटू, सबसे पहले तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोल रहा है 6 मिनट, मिनट है यहाँ पे, लेकिन ये जो अपनी वैल्यू है ये मिनट पर सेकंड में, तो उस मिनट को भी सेकंड में चेंज करना होगा। 6 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो अब आप यहाँ पे देखिए 6 से 3 बार में, 6 से 10 बार में कितनी वैल्यू आ गई, 11×5 = 55, 550/3। एक मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या, सॉरी 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 माय मिस्टेक।
6 मिनट बोल रहे हैं ना, 6 मिनट मतलब 360 सेकंड होते हैं, सॉरी सॉरी, 6 मिनट का मतलब 360 सेकंड। तो 360 सेकंड मतलब ये 6 से आप इसको काटेंगे तो 60 बार में कटेगा, तो 3 से फिर इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 मतलब 1100 मीटर। इसका मतलब जो पुलिसमैन है वो 1100 मीटर भागा। इसी तरीके से चोर कितना भागा होगा, तो चोर 10 इंटू 5/18 और सेम 6 मिनट तक भागा, दैट इज 360। तो 6 से 3 बार में वही सेम आ जाएगा, मतलब 20 ही आएगा यार, और क्या, डायरेक्ट लिख देते हैं 20, कोई बात नहीं। तो 20 पंजे 100 मतलब 1000 मीटर। अब आप देखिए चोर जो है वो 1000 मीटर भागा और पुलिसकर्मी 1100 मीटर भागा, लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है, जो पुलिसमैन और चोर था वो पहले ही 200 मीटर की दूरी पे था, मतलब पुलिसमैन चोर से 200 मीटर पीछे था। इसका मतलब स्टार्टिंग में पुलिसमैन की दूरी 200 मीटर थी, तो चोर 1000 मीटर 6 मिनट के अंदर भागा, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 200 प्लस 1000 दैट इज 1200। क्योंकि चोर जो है पहले ही 200 मीटर आगे था पुलिस से, तो चोर की जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 200 प्लस 1000 दैट इज 1200। पुलिसकर्मी 1100 मीटर भागा, चोर भागा 1200 मीटर, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 100 मीटर का। तो बस यही अपना आंसर है। मीटर में पूछ रहा है आपसे, मीटर में फाइंड आउट कर लिया। चलिए चले आगे, चलते हैं। द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 12, 17 एंड x यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पे देखिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ट्राइंगल की कोई भी साइड उसकी दोनों साइड के सम से छोटी होती है और दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है। दैट इज, आप बोल सकते हैं कि जैसे ट्राइंगल में 3 साइड है, अल्फा बीटा गामा, तो मैं बोल सकता हूं कि बीटा हमेशा अल्फा माइनस गामा से बड़ी होगी और अल्फा प्लस गामा से छोटी होगी। यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, वो है कि यहां पे कहीं भी इक्वल टू नहीं आता, इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, वो इक्वल भी नहीं हो सकती, अल्फा प्लस गामा से छोटी ही होगी और अल्फा माइनस गामा से बड़ी ही होगी, इक्वल भी नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन में जो मेन चीज है वो है इक्वल टू के साइन की, बाकी तो सब सेम है, सब जगह 5 29 ही है। तो आपको कंफ्यूज क्या चीज कर रही है, इक्वल टू का साइन कर रही है, तो इस चीज से कंफ्यूज ना हो। आपका आंसर होगा ए, क्योंकि यहां कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं होता, वो पूरी तरीके से अल्फा प्लस गामा से छोटी होनी चाहिए और अल्फा माइनस गामा से बड़ी होनी चाहिए। चलिए, इफ a plus b plus c equal to 7, ab plus bc plus ca equal to 11 and abc equal to -1, then a cube plus b cube plus c cube is equal to। तो नॉर्मल फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला अपन सब जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये फॉर्मूला अपन जानते हैं, और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ आपको दे रखा है, कुछ भी अलग से और फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, इस सिंगल फॉर्मूले से आपका पूरा आंसर आ जाएगा। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब फाइंड आउट करना है, तो इसको अपन एक्स मान लेते हैं, -3abc, abc है -1, तो -3 इंटू -1 +3 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है 7, फिर 7 का स्क्वायर 49 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 11, तो 11 इंटू -3 इज -33। तो यहां से आपको एक्स फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 49 में से 33 गया तो कितना बचा, 16 बचा, तो ये हो गया 16 इंटू 7 प्लस 3, हाँ सॉरी 16 इंटू 7 -3 प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन चाहे तो आप पूरा फाइंड आउट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन जानते हैं 16 पंजे 85 प्लस 16 दूनी 32, तो 85 प्लस 32, ठीक है, वो नॉर्मल है, मतलब कोई बहुत ऐसी बड़ी चीज नहीं है, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नॉर्मल आप एक और चीज से जा सकते हैं, दैट इज यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट तो हर जगह एप्लीकेबल होती है। तो अगर इससे फाइंड आउट करें तो कितना होता है, 16 इंटू 7 112 होता है, ये 112 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। तो बस यही अपना आंसर है। इधर मैंने 16 पंजे 85 बोल दिया था, सॉरी 16 पंजे 80 होता है, मैंने गलती से 16 पंजे 85 बोल दिया था। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 12 थीटा प्लस कोस की पावर 12 थीटा फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा।
अब आप देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो ऑप्शंस के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन से ही चलते हैं इनमें। डायरेक्ट अगर फाइंड आउट करने जाएंगे तो बहुत लंबा तरीका है, उन सब पे अपन नहीं जाएंगे, अपन ऑप्शन की मदद से करेंगे। आपको एक बात पता होगी कि साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता और कोस थीटा भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अब यहां पे देखिए किसी भी नंबर की मैं कितनी हाई पावर करता हूं ये डिपेंड करता है उस नंबर पे। अगर नंबर 0 से 1 के बीच में, तो जितनी ज्यादा पावर आप बढ़ाएंगे नंबर उतना छोटा होता चला जाएगा। और नंबर अगर 1 से बड़ा है तो जितनी हाई पावर आप करते जाएंगे नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि साइन थीटा 1 से छोटा होता है तो साइन की पावर 12 थीटा भी 1 से छोटा ही होगा, वो कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। इसी तरीके से कोस की पावर 20 थीटा भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटा ही हो सकता है। अब आप यहां पे देखिए क्या 3 आंसर हो सकता है क्या? 3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही 1 से बड़े नहीं हो सकते। तो 1 + 1 2 हो सकता है, 2 से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन क्या 2 हो सकता है क्या? 2 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 होने के लिए दोनों को 1 1 होना पड़ेगा। और क्या दोनों सेम टाइम पे 1 हो सकते हैं क्या? साइन थीटा 1 कब होता है? थीटा इक्वल टू 90 पे। लेकिन उस टाइम पे तो कोस 90 पे तो कोस 90 जीरो हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि जिस टाइम पे साइन थीटा 1 होता है उस टाइम पे कोस थीटा 0 होता है, और जिस टाइम पे कोस थीटा 1 होता है उस टाइम पे साइन थीटा 0 होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि कभी भी ये दोनों साथ में भी 2 नहीं हो सकते। इससे छोटा ऑप्शन एकमात्र ऑप्शन है सी, दैट इज 1। 1 हो सकता है। अभी अभी मैंने आपको बताया अगर थीटा को मैं 90 मान लूं तो उस पर साइन की पावर 12 थीटा 1 हो जाएगा और कोस की पावर 20 थीटा 0 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका आंसर 1 आ सकता है। अब जब 1 आंसर आ सकता है तो 0 के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू अपन को मिल गई। तो बस ये क्वेश्चन जो है हिट एंड ट्रायल के ऊपर है। आप अगर थोड़ा सोचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में डायरेक्ट वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं मालूम तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं मालूम तो। इन सबकी डायरेक्ट वैल्यू मालूम होनी चाहिए। 0, 30, 45, 60, 90 कम से कम इन एंगल्स की तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे वैल्यू मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको 15 डिग्री पे भी मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 15 डिग्री भी काफी बार काम आ जाती है। टेन साठ डायरेक्ट होता है रूट थ्री का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू कोस 30 कितना होता है? कोस 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर मतलब 3/4, फिर -2 इंटू सेक 30। सेक 30 मतलब कोस 30 को उल्टा। कोस 30 होता था √3/2, तो सेक 30 कितना हो जाएगा? 2/√3, उसका स्क्वायर 4/3 माइनस फिर 3/4 इंटू कोट 60। कोट 60 टेन 60 का उल्टा। टेन 60 कितना होता था? टेन 60 होता था √3, तो कोट 60 कितना हो जाएगा? 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3। अब जो भी कटे काट दो। सबसे पहले 3 से 3 कट रहा है, यहाँ पे भी 3 से 3 कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, ये 2 आ गया। 3 3 9/4 और -8/3 -1/4। अब देखिए जो आपके ऑप्शन है वो डिसमल में ही है, तो इस सेम टाइम पे अपन डिसमल में निकाल लेते हैं। ज्यादा अपन को कैलकुलेशन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। 9 को आप 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, तो पूरा साथ में 0.25 माइनस ये जो आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.66। फिर ये आप जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25। 2.25 में से 0.25 गया, 2 रह गया। 2 + 2 4, 4 में से 2.66 घटाना है तो कितना हो जाएगा? 1.33। ऑप्शन नंबर बी। बस यही अपना आंसर है। द स्क्वायर ऑफ 72 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड ए नंबर। बहुत ही आसान सवाल, इतना आसान सवाल दे दिया। क्या बोल रहा है भैया? 72 का स्क्वायर जो है वो 216 और एक किसी नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल है, तो वो नंबर अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो नॉर्मल है यार, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। 36 से कर सकते हो 2 बार में, 36 से 6 बार में। हाँ 72 से भी डायरेक्ट कर सकते थे, कोई बात नहीं 3 बार में। 3 से कितनी बार में हो जाएगा? 24 बार है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। नॉर्मल यूनिट डिजिट से भी चलते तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगी? 2 दूनी 4। 6 के साथ ऐसा क्यों लो कि यूनिट डिजिट 4 है, तो ऑप्शन पे चलते हैं। 36, 6 इंटू 6 36 होता है, यूनिट डिजिट 6 होती है, नहीं हो सकता। 6 इंटू 4 24, यूनिट डिजिट 4 होती है, हो सकता है। लेकिन आगे चलते हैं, हो सकता है और भी कोई पॉसिबल हो। 8 इंटू 6 48, यूनिट डिजिट 8, नहीं हो सकता। फिर 8 इंटू 6 48, यूनिट डिजिट 8, नहीं हो सकता। तो एकमात्र ऑप्शन है। तो यहाँ पे तो नंबर छोटे थे,
नंबर बड़े हो तो यूनिट डिजिट से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। P एंड Q कैन डू ए जॉब इन 24 डेज, फिर से सेम तरीके का सवाल। P और Q मिलके 24 दिन में काम कर देते हैं, Q और R मिलके काम 30 दिन में करते हैं। यहाँ पे जो मैं और बोल रहा हूँ वो हिंदी वाला और है ना, इंग्लिश वाला और मत समझना, जिसको इंग्लिश में अपन एंड बोलते हैं, ये है ना, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। P और R साथ में मिलके कितने दिन में कर देते हैं, 40 दिन में। आपसे बोला जा रहा है कि जो X है वो 4 टाइम्स एफिशिएंट है P का, Y जो है वो Q के हाफ एफिशिएंट है, और Z जो है 2.5 टाइम्स एफिशिएंट है R का। तो अपन को बताना है डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम जॉब इफ X, Y एंड Z वर्क टुगेदर। तो अगर सेम काम को X, Y, Z मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। तो सेम चीज करनी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। फिर से आपको इनको सबसे पहले तो टोटल वर्क फाइंड आउट करें ताकि एफिशिएंसी का रेशियो पता चल पाए। अब आप देखिए 24, 30 और 40 एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 24 एक तरीके से 4x6 होता है, 30 होता है 6x5, और 40 होता है 4x10। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से चल सकते हैं, वरना तो 40 और 30 का जो होता है वो 120 होता है, और 24 का भी 120 ही होता है। तो ठीक है 120 हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 24 का 5 बार में 120, 30 का 4 बार में, और 40 का 3 बार में, ठीक है। नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं, वरना आप थोड़ा बहुत भी देखेंगे तो नंबर छोटे ही है, मतलब कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नंबर नहीं है, आसानी से आप निकाल लेंगे। 120 यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए P और Q के मिला के 5 है, Q और R की मिला के 4 है, P और R की मिला के 3 है। यहाँ पे आपको इन सबकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। जो एक क्वेश्चन था वो भी कुछ इसी तरीके का था, एकदम सेम ही टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे अपन को अलग अलग एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी। क्यों नहीं पड़ी थी? क्योंकि वहां पे P, Q, R मिलके कितने दिन में काम कर लेंगे ये पूछा जा रहा था। यहाँ पे P, Q, R का नहीं पूछा जा रहा, यहाँ बोल रहा है कि भैया P की एफिशिएंसी X इज 4 टाइम्स, जो P की एफिशिएंसी है X उसकी 4 गुना है, और Y जो है Q की एफिशिएंसी का आधा है, और Z जो है 2.5 गुना है R की एफिशिएंसी का। तो वो सब अपन को निकालना है, तो सबसे पहले अपन को P, Q और R ये अलग से निकालना पड़ेगा। चलिए अलग से निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो P प्लस Q प्लस R क्या हो जाएगा, इसको ऐड करिए, कितना होएगा ये, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 का 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। तो P प्लस Q प्लस R आ गया 6। अब आप देखिए जब P प्लस Q प्लस R में से अगर मैं P प्लस Q को घटाता हूं तो क्या रह जाता है, R रह जाता है। इसका मतलब 6 में से अगर 5 घटाया तो R की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। R की एफिशिएंसी कितनी है, R की एफिशिएंसी 1 है। इसी तरीके से P प्लस Q प्लस R में से जब आप Q प्लस R को घटाएंगे तो केवल P रहेगा, तो वहां से आपको P की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। दैट मीन 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, इसका मतलब P की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर। इसी तरीके से सेम जब आप इसमें से P प्लस R को घटाएंगे तो आपके पास Q रहेगा, तो Q कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 3। ये हो गई P, Q और R की एफिशिएंसी। लेकिन इससे अपन को मतलब नहीं है, अपन को X, Y, Z की एफिशिएंसी निकालनी है। बोल रहा है X इज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज P, तो X की जो एफिशिएंसी है वो इसके 4 गुना है, तो 4 गुना है मतलब 4 दूनी 8। इसी तरीके से Q की जो एफिशिएंसी है, Y इज हाफ एच एफिशिएंट एज Q, मतलब Y की जो एफिशिएंसी है वो Q से आधी है, आधी है मतलब 1.5 की एफिशिएंसी हो गई, 3/2। इसी तरीके से Z जो है 2.5 गुना एफिशिएंट है R के, तो Z की एफिशिएंसी क्या हो गई, 2.5, 2.5 इंटू 1 2.5। अब ये तीनों जब मिलके काम करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, 2.5 प्लस 1.5 4, 4 प्लस 8 12। तो जब तीनों ये मिलके काम करेंगे X, Y, Z, तो ये 12 की एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। टोटल काम है 120, हर दिन 12 यूनिट काम हो रहा है, तो कितना हो गया भैया, कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 10 दिन में, बस पैसा हजम, काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से सिंप्लीफाई का सवाल है। इस तरीके के सवाल कोई बोर्ड मास वगैरह के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बचपन से करते आ रहे हैं। अपन पहले ही जानते हैं कि भैया माइनस प्लस से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड होना चाहिए, ब्रैकेट पहले खत्म होने चाहिए। तो चलिए अंदर वाले ब्रैकेट पे चले, ये है अंदर वाला ब्रैकेट, इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, 15 चौकू 60, 83 में से 60 गया, कितना बचा, 23 बचा। अब यहाँ पे देखिए 9 इंटू 9 81, 81 में क्या जुड़ेगा आपके, 23 जुड़ जाएगा। 81 में जब आप 23 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, 8 और 2 10, पूरे की वैल्यू होगी 104। 150 में से 104 घटा रहे, 150 में से 104 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 में से 104 घटाया कितना, 46 46। अब आपको क्या करना है, 276 को 46 से डिवाइड करना है, तो चलिए कर लेते हैं। 276 को 46 से डिवाइड करना है, क्या पूरा पूरा कटेगा क्या, मेरे हिसाब से तो मेरे को लग रहा है ऐसा कटेगा, हाँ 6 बार में कट जाएगा।
क्योंकि 40 इंटू 6 240 और 6 इंटू 6 36, तो 240 प्लस 36 276, तो 6 बार में पूरा पूरा गिर गया। इसका मतलब आपको क्या करना है, 325 में 6 को ऐड करना है, दैट इज कितना 331। बस यही अपना आंसर है। द स्लेंट हाइट ऑफ ए कोन इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट कोन की दे रखी है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोई फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही करेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो यहां पे पाई की वैल्यू उसने दे रखी है 3.14 रख लो, तो यही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू रेडियस, रेडियस है 6, स्लेंट हाइट है 10, एल का मतलब स्लेंट हाइट होता है, प्लस रेडियस 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 3.14 इंटू 6 इंटू 16। सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट डिजिट से काम हो सकता है क्या, जो कि कम चांस लग रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, तो अप्रोक्सीमेशन के केस में यूनिट डिजिट से करने में खतरा हो जाता है कभी कभार, अपन जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो चलिए पूरा पूरा ही आंसर निकाल लेते हैं, ज्यादा बढ़िया वही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं 6 से करूं, 6 का 4 बार में 24 की 4, 2 हासिल ऊपर चढ़ गई, 6 3 18 इंटू 16 करना है, 16 चौको 64 की 4, 6 हासिल ऊपर चढ़ी, 16 अठे 128, 128 कितनी हासिल चढ़ी थी 6, 128 प्लस 6 134, तो 0.44 आएगा। तो यही ऑप्शन है वैसे तो, लेकिन चलो अब इतना कराई तो पूरा भी कर लेते हैं। 13 कैरी गया था, 16 का 8 बार में 128, 128 प्लस 13 141, 14 कैरी गया, और 16 प्लस 14 30, यही आया 301.44। आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, कैलकुलेशन पूछ रहा था आपकी और केवल फॉर्मूला पूछ रहा था। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, एक रिटेलर 92,000 अंकित मूल्य में के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वह 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चक्कर आ गए, डर गए, क्यों डर गए, नहीं डरना यार, आसान क्वेश्चन है। इसमें जो सबसे पागल बनाने वाली चीज दी है वो दी है ये मार्क प्राइस। ये मार्क प्राइस को बदल लो, इसको मैं कर दूं 100, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में इस मार्क प्राइस के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो पूरा नंबर है, मतलब इसके अलावा जितने भी नंबर है सब परसेंटेज में, आपका जो आंसर है वो भी परसेंटेज में। तो इसका मतलब ये मार्क प्राइस कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन परसेंटेज पे चलने वाला है। जब ये पूरा क्वेश्चन परसेंटेज पे चलने वाला है तो इतना बड़ा नंबर रखने की कोई जरूरत नहीं है, अपन नंबर को क्या करते हैं छोटा कर देते हैं। दैट इज मार्क प्राइस को मैंने क्या कर दिया 100 कर दिया। अब आपसे बोला जा रहा है कि भैया जो मार्क प्राइस है, क्या बोल रहे हैं, मार्क प्राइस पे 30% का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से बहुत ऊपर है, कितनी ऊपर है, कॉस्ट प्राइस जो है मार्क प्राइस से 70% कम है। इसका मतलब 100 का 70% कितना होता है 30 होता है, 70% तो 70 होता है, मतलब 100 में 70% माइनस करा दैट इज 30 होता है। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, तो मैं बोल सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस सामान की कितनी है 30 रुपए, मार्क प्राइस कितनी है 100 रुपए। अब ये बोल रहा है कि भैया 30% का डिस्काउंट दिया है, 30% का अगर डिस्काउंट दूंगा, 100 रुपए पे 30% का डिस्काउंट दिया तो कितने रह गए 70 रुपए, तो सेलिंग प्राइस हो गई 70। आपसे आगे क्या बोल रहा है, ही ऑफर्स ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 20% इफ द बायर रिप्रेजेंट्स हिज मेंबरशिप कार्ड। अगर 20% का फर्दर डिस्काउंट मिलता है अगर मेंबरशिप कार्ड है तो मान लेते हैं मेंबरशिप कार्ड है तो 20% का फर्दर डिस्काउंट, ये तो हो गया सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2 क्या बन जाएगी, इस 70 पे और 20% का डिस्काउंट दिया गया है, दैट मीन्स 80% वैल्यू। तो 80% का मतलब कितना हो गया, 2 जीरो गए, 8 7 56, मतलब 56 रुपए। तो ये हो गई सेलिंग प्राइस 2। सेलिंग प्राइस 2 कब है, जब मेंबरशिप कार्ड दिया जाता है। आपसे पूछ रहा है द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद द मेंबरशिप कार्ड। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर है क्या विथ मेंबरशिप कार्ड, 30 रुपए की चीज को 56 रुपए में बेच जाए, कितना प्रॉफिट हुआ, मैं बोल सकता हूं 26 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पे 30 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी कुछ नहीं करेंगे।
आगे चलते हैं, आगे क्या पूछ रहा है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विदाउट द मेंबरशिप कार्ड। विदाउट द मेंबरशिप कार्ड से सेलिंग प्राइस कितनी हुई थी, 70 रुपए। तो यहां पे इस केस में कितना प्रॉफिट हुआ, 30 रुपए की चीज 70 में बेची, इसका मतलब 40 का प्रॉफिट है, कितने पे, 30 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यही आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे वाली वैल्यू के कितने परसेंट है। तो कुछ नहीं करना, जो कटे काट दो, ये सब काट दिया मैंने, 0 से 0 गया, 2 से 2 बार में, ये 5 बार में, 2 से 13 बार में, 13 पंजे 65, इसका मतलब 65% है। बस आ गया आंसर। अब अगर यहां पे मैं ये 92,000 मान के चलता तो वैल्यूज बड़ी होती, कैलकुलेशन ज्यादा होती और कुछ फायदा नहीं होता। उस 92,000 को मैंने 100 में बदल लिया तो चीजें अपने लिए काफी छोटी हो गई। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 की जगह 3 भी मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर उसमें होता क्या, यहाँ जो सेलिंग प्राइस 2 है वो 5.6 बनती, यहाँ पे डिसमल वैल्यू आ जाती। तो डिसमल वैल्यू नेग्लेक्ट करो, एक जीरो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। If x minus 1 upon x equal to 2 root 2 and x greater than 1, what is the value of this? देखिए डायरेक्ट नहीं जा सकते, x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन x की पावर 6 को सबसे पहले अपन को ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ब्रेक, अपन जानते हैं बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला भाई बड़ा खतरनाक फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा यूज है। डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला छुपा रहेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये मैं लिख सकता हूं। अब इनको अपन निकाल सकते हैं, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स से तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकलेगा। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालने के लिए या तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना पड़ेगा, या फिर एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब से भी निकाला जा सकता है। एक ही बात है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, आप चाहे जिससे निकाल ले। चलिए x माइनस 1 अपॉन एक्स से एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यार, पता होना चाहिए। x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर p के बराबर है तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब p क्यूब प्लस 3p हो जाता है। p क्यूब मतलब 2 रूट 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16 रूट 2, 16 रूट 2 माइनस 6 रूट 2, 16 में से 6 गया 10 रूट 2, ये वैल्यू आ गई 10 रूट 2 के बराबर। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालने के लिए x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या हो जाता है, वो हो जाता है पी स्क्वायर प्लस 4, अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स पी के बराबर है तो यहां पे p की वैल्यू कितनी है, 2 रूट 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 4 12, 12 का मतलब हो गया 2 रूट 3। अब आप देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब माइनस 3 टाइम्स दिस, इसका क्यूब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 रूट 2, 3 रूट 3, 8 24 रूट 3, एक मिनट गलती हो गई, शायद मैंने यहाँ माइनस कर दिया ना, नहीं माइनस नहीं होगा, या प्लस होगा, इसको सही करो। 2 का क्यों 8, 8 दूनी 16, 16 प्लस 6, हाँ सॉरी गलती हो गई, 16 प्लस 6 22, ये 22 आएगा, है ना, इसको सही कर लो। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, गलती से माइनस कर दिया, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है। तो 2 का क्यूब 8 इंटू 3 24 रूट 3 माइनस 6 रूट 3, 24 में 6 है 18 रूट 3, तो ये वैल्यू आ गई 18 रूट 3। तो यहाँ रूट 6 तो आ गई, रूट 3 इंटू रूट 2 तो रूट 6 हो ही गया, 18 दूनी 36 की 6, 3 हासिल ऊपर चढ़ गई, 36 और 3 39, 396 रूट 6, ऑप्शन बी। तो आसान क्वेश्चन है यार, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर से आसान सा सवाल है, अगर नहीं कर पा रहे तो बड़ी ही गंदी बात है। क्यों गंदी बात है, इस तरीके के क्वेश्चंस फ्री के नंबर दिलाने के लिए होते हैं, कम से कम समय में, कम से कम समय में आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हैं और नंबर ला सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो साइन है वो किस तरीके से बिहेव करता है। साइन ऑफ माइनस एक्स हमेशा माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, मतलब साइन जो होता है वो अपने अंदर के साइन को बाहर भेज देता है, दैट इज ये जो माइनस साइन है ये बाहर आ जाता है। तो साइन माइनस 405 को आप माइनस साइन 405 भी लिख सकते हैं। अब नंबर 360 से बड़ा है तो इसमें से 360 को घटा दीजिए, 405 में से अगर मैं 360 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 45 के बराबर। इसका मतलब 405 जो है वो 45 के बराबर होता है।
अब साइन 45 सबको पता है कितना होता है 1/√2, तो -1/√2। सबसे पहले यहाँ पे 2 कॉमन लेके उधर की साइड भेज देते हैं। y + 1/y = 7/2। y + 1/y से y² + 1/y² निकालना है। बहुत आसान चीज है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। इसका स्क्वायर करो -2 कर दो। 7/2 का स्क्वायर -2। 7/2 का स्क्वायर मतलब 49/4। इसमें से आप -2 कर रहे हो तो कितना हो गया ये 41/4। ऑप्शन ए। आसान क्वेश्चन है, सच में आसान है। ओह, समय समाप्ति घोषणा। आप लोगों के साथ समय की पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, ध्यान पूर्वक सुना, और वीडियो को तो क्या लाइक कर ही दिया होगा, वो तो पूछने की जरूरत ही नहीं होती। आप सब लोग समझदार है। और शेयर नहीं किया तो वो भी कर दीजिए यार, अकेले अकेले मजे ले रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी फायदा हो। चलिए मिलते हैं फिर। ये कुछ इंस्टाग्राम के भी है, इनको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही है, मजाक कर रहा हूँ, कर लेना चाहिए, देख लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।